हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य दिन ईते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ संपन्नता की ओर है। जीवंदर कुमार 12 भावनाओं का चिंतन पूर्ण कर चुके हैं और 12 भावनाओं का चिंतन पूर्ण होने के साथ साथ वैराग्य इनके हृदय में और अधिक वृद्धिंगत हो गया है। 12 भावनाओं की ये चर्चा पूरी होते होते अंत में ये कहा कि भाई ये प्रथमानुयोग के जितने भी कथानक आपको मिलेंगे उन सभी कहानियों में जो उनके कथानायक होते हैं, जिनकी स्टोरी होती है, वो व्यक्ति अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते ही करते हैं। और मोक्ष की प्राप्ति होने के पहले मुनि दीक्षा और उसके पहले 12 भावनाओं का चिंतन, ये सारे प्रथमानुयोग के शास्त्रों में मिलेगा आपको। नियम ही है ये 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख उत्पन्न होता है और वो जो सुख उत्पन्न होता है फिर उसी से ये जीव और आगे बढ़ता हुआ अपने स्वरूप में लीन होते हुए निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। ये सब बातें यहाँ अपेक्षित विस्तार से हम देख चुके थे। 547 नंबर पेज देखना है, 547 और श्लोक नंबर है 81। राजा जीवंदर कुमार की विरक्ति का दृढ़ होना। देखिए, विरक्ति तो हो गई थी बंदर बंदरी की, वनपाल के द्वारा वो फल छीन लेने की घटना को देखकर विरक्ति तो हो गई थी। विरक्ति होने पर अब वैराग्य भावनाएं भाते रहे। अब विरक्ति दृढ़ हो गई, अब और उसमें दृढ़ता आ गई। देखें, इत्यनुप्रेक्ष्य चासी दक्षोभ्यास्य विरक्तता व्यवस्थाई सतां शैली साहाय्ये यत्र किं पुनः। इस प्रकार 12 भावनाओं के चिंतन करने से इन जीवनधर महाराज का वैराग्य भाव स्थिर हो गया। देखिए, वैराग्य भाव उत्पन्न होना और वैराग्य भाव स्थिर होना, दोनों में फर्क है। अचानक किसी घटना को देखकर शमशानी वैराग्य जैसा तो कई बार हो जाता है, लेकिन वो वैराग्य स्थिर नहीं रह पाता। अभी हम कहाँ से आए? अभी आज सुबह बड़नगर से पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन था। वहाँ पंचकल्याणक शुरू होने के एक दिन पहले बहुत सक्रियता से जुड़े हुए एक परिवार का 21 वर्ष का बेटे की डेथ हो गई। 70 लोगों का परिवार था। एक प्रतिमा उनकी तरफ से थी, वेदी उनकी तरफ से थी, आहारदान उनकी तरफ से था, सब मतलब बहुत सक्रियता से जुड़े हुए थे। 21 साल का बेटे की डेथ हो गई। मोबाइल पर बात करते करते गिर गया 10 फीट की ऊंचाई से और मरण हो गया। अब कैसा लगता है? हम गए, उनको संबोधन करने भी गए, वहाँ भी चर्चा हुई। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप इस घटना को सुनकर आपको कैसा लगता है? एक और सज्जन वहाँ मिले, पिछले साल हमारे 26 साल के बेटे की डेथ हो गई थी। इकलौता बेटा था, बेटा बेटी कोई नहीं, बस एक ही बेटा था और शादी नहीं हुई थी, तैयारियां सब चल रही थी। 26 साल के बेटे की डेथ हो गई। अभी ऐसी बातें जब सुनते हैं, जब देखते हैं, तो हमें कैसा लगता है? एकदम झटका लगता है और
अरे अरे ओ कितना आसार है, कितनी आसारता सी दिखती है। और कितनी बार कई जवान लोगों को अपन शमशान पहुंचा करके आए अपने जीवन में, तब भी ऐसा ही हुआ होगा जैसा अभी मेरे बोलने पर हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा होता है अचानक, फिर क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद में बस खत्म। 15 मिनट के लिए लगेगा, 15 मिनट भी लगे तो बड़ी बात समझना, क्या 2-5 मिनट के लिए तो सबके चेहरे ऐसे दिखाई दिए मुझे जैसे बस अभी दीक्षा लेने वाले हो ऐसा वैराग्य जैसा दिखता है। लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद, बोले ये जो वैराग्य का प्रसंग बना, ये वैराग्य स्थिर नहीं रह सका, ये वैराग्य मेंटेन नहीं रहा, ये वैराग्य कायम नहीं रहा। क्या भैया, अभी जो एकदम ऐसा लगा ना, अपने मुझे फील होता है और यार अचानक ये क्या हुआ, तो ये मेंटेन कैसे रहे? इसके मेंटेन रखने के लिए किया जाता है बारह भावनाओं का चिंतन, बार बार पाठ नहीं, बारह भावनाओं का पाठ नहीं, चिंतन। अभी 12 भावनाओं का पाठ कर लिया आपने तो उससे थोड़ी ना कुछ होता है। 12 भावनाएं दिमाग में घूमनी चाहिए बार बार में। ओ ऐसा है, अच्छा अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, बचाने से बचते नहीं है, इनमें सुख नहीं है, जगत में कोई सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। ये सब जो बातें हैं ये घूमनी चाहिए। शरीर की अशुचिता, अपवित्रता, ये बातें जब दिमाग में, दिलो दिमाग में बार बार में जब घूमती है तो वैराग्य दृढ़ होता है। बच्चे सामने जवाब देते हैं, पलट करके जवाब देते हैं, कहना मान नहीं रहे हैं, सुनते नहीं हैं, झगड़ते हैं, बहुएं परेशान करती है, सास परेशान करती है, भाई में बनती नहीं है, बेटा बाप को उल्टा सीधा बोल रहा है, रोज जो दिखता है, ग्राहकों से बनती नहीं है, तू में हो जाती है, झगड़ लेते हैं और एकदम ऐसे लगता है अरे यार सब बेकार है, सब कुछ नहीं, हमारा कुछ अच्छा नहीं लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद में अरे नहीं ये तो हमारा बच्चा तो राजा बेटा कोई बात नहीं, ये तो मोह की महिमा दिखती है। हमें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, ये घूमनी चाहिए बार बार में। हम कहते हैं उन छोटे छोटे से बिंदुओं को हाईलाइट करो आप। जिस व्यक्ति ने ये कला सीख ली, घटी घटना इतनी सी और उसे इतना बड़ा कर लिया। दुनिया में ये कहावत है राई का पहाड़ मत करो, और यही सीखा है हमने, राई का पहाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जनागम ये कह रहे हैं कि उस राई जैसी घटना को पहाड़ जैसा देखोगे तो तुम्हारे को विरक्ति आएगी। बात तो इतनी सी दिखी है, लेकिन तुम उसको अपने दिल से लगाओगे नहीं तो वैराग्य कैसे आएगा? वैराग्य के लिए, विरक्ति के लिए, संयम के लिए, अपने उस वैराग्य भावना को दृढ़ करने के लिए तुम सोचो, गहराई से विचार करो, चिंतन करो। कितना सुंदर वाक्य दे दिया जीवनधर कुमार जो है, इस प्रकार 12 भावनाओं के चिंतवन करने से, पढ़ने से नहीं, पाठ से नहीं, चिंतवन करने से इन जीवनधर महाराज का वैराग्य भाव स्थिर हो गया, वैराग्य भाव दृढ़ हो गया, वैराग्य भाव स्थिर हो गया। अब वो वैराग्य भाव मेंटेन रह गया, हमारा मेंटेन नहीं रहता है। 2 घटनाएं अभी मैंने सुनाई, ऐसी घटनाएं सबके परिवारों के अंदर मिलेगी आपको। जवान मौत जिनके घरों में हुई हो, ऐसी घटनाएं सबके घरों में दिखती है। मैंने उनके घर में, जब जिनके घर में ये घटना घटी अभी, और उनके घर जब मैं गया तो मैंने कहा कि वो जाता जाता भी सीख दे गया हमारे। बोलो, वो तो चला गया, वो तो निकल गया, अब अपने को कब जाना है? हम तो अमर है, क्यों हमें थोड़ी ना जाना है। जब वो 21-22 की उम्र में जा सकता है तो हमारी तो उससे बहुत ज्यादा हो गई है। क्या राजेश जी सर बोलो, हमारी तो बहुत ज्यादा हो गई है उससे, कोई भरोसा नहीं है ना हमारा। मैंने कहा अभी मैं जयपुर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा इस बात की गारंटी नहीं। अरे शुभ शुभ बोलो, ये शुभ नहीं है तो और क्या है, ये शुभ ही तो है, ये अशुभ बात नहीं है। अपने मरण के बारे में विचार करना ये अशुभ बात नहीं होती है भाई साहब।
मरण के बारे में बोलना और चर्चा करना, इसे दुनिया अशुभ कह करके पुकारती है, लेकिन ये चर्चा हमारे को शुभ में लगने के लिए प्रेरित करती है। ये चर्चा हमारे को स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करती है। ये चर्चाएं हमारे को मोक्ष मार्ग में तीव्र उत्कृष्ट रीति से कदम बढ़ाने के लिए बल प्रदान करती है। तो हम इसको अशुभ कैसे कहें? ये तो शुभ बात है। आप कह रहे हो शुभ शुभ बोलो, हम कह रहे हम तो शुभ ही तो बोल रहे थे, और शुभ क्या होगा? संसारी जीवों का सोच है, संसारी जीवों की सोच है। वो कहते हैं कि अशुभ बात मत करो, मौत की बातें अशुभ मत करो, तो शुभ लगती है ये बात। ये बहुत वैराग्य भाव स्थिर हो गया उनका। देखो नीतिकार क्या कह रहे हैं, निश्चय से सज्जन पुरुषों की किसी कार्य के प्रारंभ करने की प्रवृत्ति व्यवस्थित हो निश्चित हुआ करती है, और यदि इसमें सहायता मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। सज्जन पुरुषों के बारे में बहुत दिन हो गए, इन्होंने अभी तक कोई विशेषार्थ नहीं लिखा था। कितने श्लोक पढ़ लिए थे अपन ने? कोई 50 श्लोक पढ़ लिए, 50 श्लोक पढ़े 12 भावनाओं के, कहीं इन्होंने विशेषार्थ नहीं लिखा कहीं भी, और कोई ऐसी नीतिगत बातें नहीं लिखी। आज आई है ये नीति की बात। किसके बारे में कह रहे हैं? सज्जन कौन है, अच्छा व्यक्ति कौन है, अच्छे बच्चे कौन है, सात्विक, अच्छे मनुष्य कौन है, अच्छे गृहस्थ कौन है, अच्छे बिजनेसमैन कौन है, अच्छे व्यापारी कौन है, अच्छे घर में काम करने वाली महिलाएं अच्छी कौन है। सबकी सज्जनता की बात कर रहे हैं। कौन? जो कार्य को शुरू करने की प्रवृत्ति व्यवस्थित रीति से करते हो। अच्छे डोसे किसके द्वारा बनेंगे? व्यवस्थित ढंग से बनाएगा, व्यवस्थित ढंग से बनाएगा, जिसे पता होगा कब उसको भिगोना है, कितने समय भीगना है, कितना उसके अंदर वो 2 चीजें मिलती है ना शायद डोसे में, कुछ दाल चावल 2 चीजें मिलती है, तो कितनी मात्रा में मिलेंगी मतलब एक जब तक आप उसको व्यवस्थित रीति से नहीं करो तब तक अच्छे डोसे नहीं बनेंगे। हलवा भी तभी बनेगा, नहीं तो लैंगटा लापसी जो कुछ भी कहो उसको आप, वो ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा लिक्विड ज्यादा हो गया तो वो हलवा, वो चीज नहीं बन पाएगी। व्यवस्थित रीति से काम, घर के काम करने की बात बतलाई, बिजनेस के काम करने में जो व्यक्ति व्यवस्थित रीति से काम करे, ग्राहकों से, क्लाइंट से किस तरह से काम करना है, योजनाबद्ध तरीके से काम करे। मंदिर बनवाना है आपको तो योजना बना करके, मकान बनवाना है आपको तो उसकी प्लानिंग हो, उसकी पूरा व्यवस्थित हो, उसका प्रॉपर नक्शा बने। जैसे पढ़ाई करने वाले हों तो मेरी कितनी प्लानिंग है, कितनी तैयारी है, किस रीति से करना है। प्रवचन करने वाले हों, प्रवचन सुनने वाले हों, पूजन करने वाले हों, आपका यदि व्यवस्थित रीति से नहीं चलेगा तो आप 9 बजे खत्म नहीं कर सकते, 9:15 बजे जो आपका टाइम है उस टाइम पे सफल ही नहीं हो पाएगा। आप भीलवाड़ा चले गए ना अभी बीच में, तो कई वो अंकल नहीं थे इसलिए कोई वैसे ऐसे ही टाइम इतना लग गया हमारे। सब बढ़िया चल रहा है। नहीं मैं आप कह रहे थे ना सब दिन लेट हो गए, कुछ दिन थोड़ा ज्यादा कर लेना, लेट होगा वो मेंटेन भाई व्यवस्थित। आपको कितना टाइम किस चीज में लगेगा यदि उसका व्यवस्थितपना नहीं है। आप घर से निकले और आपको मंदिर पहुंचना है या किसी जगह पर जाना है और आपको पता नहीं है कि रास्ते में कितना टाइम लगेगा, आप व्यवस्थित समय देख करके रवाना नहीं हो तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी, फ्लाइट निकल जाएगी आपकी। माने कैसे कितने बजे शुरू करना है, कितने बजे खत्म करना है, बीच में क्या व्यवधान आएंगे, कितना ट्रैफिक मिलेगा, कितनी जगह रेड लाइट मिलेगी, हर चीज का व्यवस्थित सोच करके चलता है कि नहीं व्यक्ति। हर क्षेत्र में मैंने आपको 2, 5, 10 क्षेत्र बतला दिए अलग अलग, हर क्षेत्र के अंदर लगा लेना ये बात। ये लक्षण इन्होंने यहाँ कह दिए सज्जन पुरुषों के। तो नीति बताइए, नीति है, नीति है, तो नीति है भाई साहब। आपके काम करने की स्टाइल क्या है? अरे कर लेंगे, तो बस तू बैठा के यार, तेरे कुछ नहीं हो सकता है। कर लेंगे नहीं, तुम सोचो, योजना बनाओ, उसकी प्लानिंग से काम करो। मतलब व्यवस्थित कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? कार्य प्रारंभ करने की प्रवृत्ति
शुरू करने के पहले ही उसके दिमाग में माइंड मेकअप होता है कि मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, किस पद्धति से करना है, किस विधि से करना है। आपके दिमाग में यदि सेट नहीं हो तो सब्जी अच्छी नहीं बना सकते। उसमें तेल कब डाला जाएगा, मसाला कब डाला जाएगा, जो भी जैसी जो प्रक्रिया जो होती है आगे पीछे कर दो तो गड़बड़ हो जाता है। बोलो, चाय बनाने की भी एक व्यवस्थित पद्धति है ना, ऐसे ऐसे ये इस सीरियल से ये चीज़ चलेगी। एक साथ डालते हो बन जाएगी चाय। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। करने को साधारण काम और ज्यादा सावधानी। हाँ, हर काम में सावधानी चाहिए, सावधानी चाहिए आपको, सोच समझ करके काम करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं निश्चय से। अब वाक्य वापस पढ़ो, आज वापस पढ़ना बेटा, वाक्य क्या लिखा है देखो। निश्चय से सज्जन पुरुषों की, सज्जन पुरुष माने अच्छे व्यक्ति। सज्जन पुरुष मतलब क्या लगाना, जो अच्छे हों, जिनके बारे में जगत में ये कहा जाता हो कि भाई ये बहुत अच्छे व्यक्ति, समझदार है, ये समझदार। सज्जन माने समझदार। हर समझदार व्यक्ति उन पुरुषों की किसी कार्य के प्रारंभ करने की प्रवृत्ति व्यवस्थित निश्चित हुआ करती है, और यदि इसमें सहायता मिल जाए उनको व्यवस्थित कार्य करने में तो फिर कहना ही क्या, फिर तो बात ही क्या है। पहले तो माइंड मेकअप था हमारा कैसे करना है, और फिर ऊपर से हमारे को सहयोग करने वाले मिल गए, फिर तो काम इतना जबरदस्त होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत अच्छे ढंग से काम होगा, क्योंकि हेल्प मिल गई है। हमें पता था ये काम करना है और ये काम कैसे करना है, फिर कोई सहयोगी मिल गए, फिर तो बहुत अच्छे। हमें पता है मंदिर के अंदर क्या काम कराना है और कैसे कराना है, और फिर 4 लोगों का साथ मिल गया तो फिर देखो आप कितने अच्छे से काम हो गया। जो भी काम आपको करना है उसमें यदि सपोर्ट मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। अब देखते हैं जीवेंद्र कुमार के बारे में। पूर्वोक्त प्रकार से 12 भावनाओं का पुनः पुनः चिंतन मनन, पुनः 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 साध्य, ये बार बार चिंतन जो होता है ये एक बार पढ़ने का नाम नहीं होता, बार बार रिपीटेशन चाहिए उसको। रिपीटेशन का नाम ही चिंतन है, और वो रिपीटेशन यदि सही दिशा में हो तो चिंतन कहलाता है, और विपरीत दिशा में हो तो चिंता बन जाता है। बार बार पूछ रहे, इसका मतलब चिंता लगी है तुझे। यदि वो गलत दिशा में है और गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो बार बार जो तू विचार कह रहा है ना, वो चिंतन नहीं है, वो चिंता है। शंकाशील है वो। तो हमारी चिंता चिंतन में बदले, चिंता नहीं हो, चिंतन हो, व्यवस्थित चिंतन हो। पुनः पुनः चिंतन मनन करने के कारण महान चिंतक राजा जीवेंद्र कुमार का वैराग्य अत्यंत पुष्ट हो गया, क्योंकि महापुरुष अपने स्वीकृत कार्य में सदैव अत्यंत दृढ़ रहते हैं। जिस कार्य को स्वीकृत कर दिया, जिस कार्य की स्वीकृति प्रदान कर ली, जिस कार्य का निर्णय कर लिया करने का, उसमें वे अत्यंत दृढ़ रहते हैं, और कोई सहायक मिलता है तो उनकी दृढ़ता और भी परिपक्व हो जाती है। जितने दृढ़ थे और अधिक दृढ़ हो गए। देखिए विशेषार्थ में क्या कहते हैं, ये चिंतन आगे आगे तक चलता रहता है। हाँ, चिंतन तब तक चलता रहता है। ये वैराग्य का जो चिंतन है ना, ये तब तक चलता रहता है जब तक वो चिंतन टूटकर निर्विकल्प अवस्था न हो जाए। चिंतन का काम तब तक का ही है, मन पावे विश्राम जब तक नहीं होना तब तक चिंतन चलता रहेगा। राजा जीवेंद्र कुमार को बंदरों की घटना ने तो आंदोलित किया ही था। ये तो घटना ने आंदोलित किया था उनको। उनका चित्त एकदम देख करके कैसा लगा, बिल्कुल जैसे उनको बंदरों की घटना ने आंदोलित किया, ऐसे हमारे को इस घटना ने आंदोलित किया वहाँ उस नगर में। और घटना को सुनने के बाद आपके भी चित्त को आंदोलित किया होगा। लेकिन मैंने कहा था ना 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गए, सब भूल चुके। बोलो 10 मिनट पुरानी बात हो गई, किसी के भी ध्यान में नहीं है, बात खत्म हो गई। बोलो तो हुआ था, क्या है। अब जिसके घर में बीतती है उसे पता लगता है क्या हालत थी, हम बतला नहीं सकते आपको। जिसके पैर ना फटी बेबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। बोलो राजा जीवेंद्र कुमार को बंदरों की घटना ने तो आंदोलित किया ही था, उसके निमित्त से वैराग्य तो अंकुरित हुआ ही था।
फिर भी 12 अनुप्रेक्षाओं के पुनः पुनः अनुचिंतन से उनके वैराग्य परिणामों को और भी बल मिल गया, और बल मिल गया उनके उन वैराग्य के परिणामों को। राजा जीवंदर कुमार की वैराग्य भावना में वृद्धि, अभी पीछे क्या कहा था, वैराग्य भावना में दृढ़ता, वैराग्य भावना की स्थिरता, अब कह रहे हैं वैराग्य भावना में वृद्धि, और आगे बढ़ाओ, चिंतन को और आगे बढ़ाओ। अब ये जो व्यवस्थित काम किया है इसको और अधिक कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, ये जो हमने तैयार किया है उसको और अधिक तैयार कैसे किया जा सकता है। सात्विक ऐसा ही करते हो ना, कोई सब्जेक्ट तैयार हो गया तुम्हारे को तो तुम क्या करते हो, हो गया तो बस ठीक है, नहीं, ये जो तैयारी हुई है ये निकल नहीं जाए, समझ रहे हो आप, ये जो पार्टी तैयार हुई है ना ये छूट नहीं जाए, तैयार होने के बावजूद भी उसको और अधिक व्यवस्थित करता है, और अधिक दृढ़ करता है, और अधिक मजबूती से काम करता है, माने कहीं इसके अंदर चूक नहीं हो जाए। साध्य जो जो हमने याद किया है, 12 भावनाओं के नाम याद थे ना, तो वो बार बार दोहराते रहे उसे, 12 भावनाएं जो याद की है टाइम टू टाइम उसको संभालते रहे। अपन ने बीच में एक बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक चलते समय कुछ ऐसा प्रकरण चलता था, तो हमारा कुछ ऐसी चर्चा आ गई थी संभालने की, अपनी अपनी प्रॉपर्टी को संभालते रहो। नहीं, 2-4 दिन तक अपन ने उसकी चर्चा खूब की थी, क्यों सब तात्कालिक जो जब जैसी निकलती है बातें, लेकिन वो संभालते रहो उसको, आपने नहीं संभाला वो अपने आप ही। ये गोडाउन ऐसा है, दिमाग रूपी गोडाउन ऐसा है, जिस गोडाउन में स्टोरेज तो बहुत होता है लेकिन ऑटोमेटिक फाइलें डिलीट होती रहती है, फेरा नहीं ना। अरे हमें तो पक्का याद था, हमें तो पक्का याद है कि सुन भाई ये, अरे आपको पता नहीं है साहब ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान एक ऐसा स्टोरेज है जिसमें जितना डालो आता चला जाता है, कैपेसिटी की जरूरत नहीं है, इसका स्टोरेज कभी फुल नहीं होता है। ये बात तो तेरी बिल्कुल सही है, ये बात भी हमने बताई थी लेकिन हम दूसरी बात बता रहे हैं कि यदि तू पुरानी स्टोर की हुई बात को दोबारा याद नहीं करेगा, उसे संभालेगा नहीं, उसे रिपीट नहीं करेगा, तो पहले की याद की हुई चीज ऐसे साफ हो जाएगी जैसे कभी डाली नहीं थी, रखी नहीं थी। परीक्षा मुख में एक सूत्र है इस तरह का, आचार्य देव मूल सूत्र में ये बात कहते हैं, वो कहते हैं दृष्टोपि समारोपात तादृक्, देखी हुई चीज, देखी हुई घटनाएं, जानी हुई परिस्थिति, याद किए हुए प्रसंग काल का अंतराल पड़ जाने पर ठीक ऐसे हो जाते हैं जैसे हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। अरे बिल्कुल नई बात लग रही है हमारे को, अरे तू भूल गया, तूने कई बार पढ़ी है। अरे हम तो यहाँ कभी गए ही नहीं, हम तो यहाँ कभी आए ही नहीं, फिर याद दिलाए पहले, अच्छा और अब याद आई मेरे को तो कि क्या हुआ, निकल जाती है एकदम, बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कह रहे हैं बार बार चिंतन करके उसमें और अधिक। वो आपने उस दिन बताया था ना, आपने याद किया तो इतने दिन में उसको दोबारा नहीं चाहिए। हाँ बताया था, मैंने बताया था एक बार, बता दो दोबारा और बता दो, बहुत पुरानी बात हो गई। किसी भी चीज को याद करने के लिए अंतर्मूर्त के अंदर अंदर आप उसको रिपीट करो, पहले तो आप उसको पक्का करो, और जब उसको पक्का हो जाए अभी, तो आप उसको वो पक्का हुआ कि नहीं हुआ उसे चेक करने के लिए पौन घंटे के अंदर अंदर बिना देखे उसको रिपीट करो, पौन घंटे के अंदर। और पौन घंटे में बिना देखे रिपीट करने पर यदि आप अटके नहीं तो समझ लेना याद है, और आप अटक गए तो समझ लेना तू क्या समझ रहा था, याद हो गया। ये तो पौन घंटे में ही चला गया, तो कल क्या करेगा एग्जाम में जाकर के, पौन घंटे में ही गायब हो गया है तो। अच्छा, पौन घंटे में यदि वो बिना अटके हमने उसको दोहरा लिया और वो पक्का हो गया, अरे बिल्कुल 45 मिनट के अंदर हमने भूल दिया उसको, तो सुन, दिन भर में रात को सोने के पहले पहले एक बार दोबारा करके देख लेना कि हुआ है, पक्का है कि नहीं। क्या तो अभी, क्योंकि अभी जो पौन घंटे में जो धारणा बनी है ना, ये इसकी कैपेसिटी 12 घंटे से ज्यादा नहीं है, 12 से 24 घंटे के अंदर निकल जाएगा ये। तो 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर इस बात को दोबारा और बिना देखे देख करके नहीं,
और फिर भी यदि तुम सफल हो गए, हो सकता है कदाचित तुम अटक जाओ, तो फिर समझ लेना कि हुआ नहीं है, अभी दोबारा करो उसको। और यदि आपका वो पक्का रहा 24 घंटे, तो फिर सुनो 7 दिन के अंदर अंदर उसको दोबारा देख लेना। क्या 7 दिन में एक बार वापस रिपीट करना, और 7 दिन में रिपीट करने पर 5-6 दिन निकल गए और तुमने बोला अरे यार निकल गया दिमाग से, तो भैया इसका मतलब समझ ले तो क्या स्थिति है। पक्का कर उसको वापस, और फिर वापस पक्का करने पे प्रक्रिया वहीं से चलेगी पौन घंटे से। क्या अभी हाँ वीकली लेना ही पड़ेगा आपको। और फिर जब आप रोजाना उसका पाठ करते हो, रोजाना बिना देखे बोलते हो, 7 दिन हो गए, तो फिर 5-10 दिन का गैप भी यदि लग जाए तो फिर चल जाएगा, कोई बात नहीं। महीने भर यदि आपने ऐसा उसको पक्का कर लिया तो फिर साल भर की 6 महीने की तो गारंटी हो गई, मान लो आप। फिर धारणा आ जाएगा। हाँ, फिर भी 6 महीने, फिर 6 महीने का गैप लगा दिया तुमने तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। माने इन चीजों को मेंटेन रखने के लिए कितना मेहनत, कितना परिश्रम करना पड़ता है। विद्वान एवं जानाति विद्वत जन से परिश्रमम नहीं बंध्या विजानाति महति प्रसव वेदना। एक नीतिकारों ने लिखा है, नीतिकारों का श्लोक है, विद्वान ही जानते हैं विद्वानों के परिश्रम को, लेखकों के परिश्रम को लेखक ही जानते हैं, विद्वानों के परिश्रम को विद्वान ही जानते हैं। ये नीतिकारों ने लिखा है। और नीचे उदाहरण क्या दिया, नहीं बंध्या विजानाति, कोई बांझ हो वो नहीं समझ सकती महती प्रसव वेदनाम। तो जिसने पुत्र को जन्म दिया हो बिना ऑपरेशन के, क्या तो वही समझे वास्तव में वो वेदना क्या है जो शास्त्रों में लिखी है। तो जन्म समय के दुख भी दुख जैसे नहीं रहे, क्या क्या बताएं। तो ये जो करता है ना मेहनत, जो लिखेगा उसको पता लगेगा। खुद लिख करके देखो, 12 भावनाएं याद है ना, उसको बिना देखे लिख करके देखो तो पता लगेगा हम कितने पानी में। स्वयं लिख करके देखो, फिर पता लगेगा कितने शब्द हम अशुद्ध बोल रहे हैं, कितने अशुद्ध लिख पा रहे हैं। मैं कहता हूँ बच्चों को, इसको बोलता हूँ कई बार, और भी सब भी जहाँ हमारे महाविद्यालय में बोलता हूँ, शास्त्री वालों को बोलता हूँ, दूसरी जगह जहाँ जहाँ बालकों को संबोधन करने का अवसर मिलता है कि भाई आप कितना भी पढ़ लो, पढ़ने से अच्छे नंबर नहीं आते। लिखने से आते, दिमाग में खिंचित होना चाहिए, पढ़ने से नहीं आते, दिमाग में खिंचित होने चाहिए। ज्यादा पढ़ने से नहीं आते। सात्विक कितना पढ़ा है ये नंबर देने वाले को पता नहीं कि सात्विक ने कितनी मेहनत की है, तो किससे पता लगता है कि तुमने लिखा क्या है। तो पढ़ने से थोड़ी ना नंबर मिलते हैं, नंबर तो लिखने से मिलते हैं। और तुमने क्या किया, पढ़ा ही पढ़ा था, तुमने लिख करके तो देखा ही नहीं, नंबर तो लिखने से मिलने थे। समझ में आ रही है बात। जब लिखते हैं तो पता लगता है हम कितना अशुद्ध लिख पा रहे हैं। जब लिखते हैं तो हमें पता लगता है हम कितने पानी में हैं। हमें जो चीज याद है, जब लिखने बैठते हैं तो पता लगता है कि मैं तो लिख ही नहीं पा रहा हूं। और बोलना भी आसान है और लिखना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि लिखते समय, बोलने में तो फास्ट बोल गए आप, और लिखते समय जब आप एक वाक्य लिखते हो तो दूसरा वाक्य वो इतना स्लो हो जाता है ना, तो अगला याद नहीं आता, क्योंकि स्पीड स्लो हो जाती है उसमें। बोलने में फटाफट बोल दिया तुमने। अब उस स्पीड से तो लिख नहीं रहा है। मतलब ये मोबाइलों में क्या करते हैं तो आजकल तो ऐसे मुंह से बोलते हैं, वो टाइप हो जाता है, वो ऐसा होता है। हाँ, धुन बदल जाए तो भूल जाता है। यही है वस्तु स्थिति। तो बहुत ज्यादा जरूरत है संभालने की। जिस धुन में याद किया और दूसरी धुन आ गई ना, नहीं बोल सकते, किताब नहीं होगी आपके पास, आप बोल नहीं सकते, नहीं बोल पाएंगे। जिस धुन में याद किया है दूसरी धुन में बोलो तो नहीं बोल पाता है। इसलिए याद करने वालों के लिए भी मैं बहुत बार कहता हूँ ये बात, आप जिस चीज को याद करते हैं उस चीज को ज्यादा फड़फड़ याद मत करो, धीरे धीरे गा करके याद करो, नहीं तो फिर आप उसको धीरे बोल नहीं पाओगे। वो कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसको से प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। आपको लगता है काम निपटा रहा, सब निपटा दिया, अरे तो निपटा दिया, वो सब निपट जाएगा, विशेष लाभ नहीं मिलेगा उसका। ये व्यवस्थित की बात कह रहे हैं यहाँ। तो अब मैंने इतनी बात इसलिए कही है कि बच्चों के तो एग्जाम भी हैं सर पर सबके, और बड़ों के जो आपको तैयार है, जो पाठ आपको याद है, जो स्तुतियाँ आपको याद है, जो आप 15 मिनट अंदर बैठ करके जो वेद प्रवेद याद करते हो, उनको दोहराते रहो।
जो आपने बातें याद की है, जो परिभाषाएं याद की है, जो अपन ने बालबोध पाठमाला, वितराग विज्ञान पाठमाला, तत्व ज्ञान पाठमाला, जो अपन ने 1.5 साल लगा करके जो अपन ने यहाँ मेहनत करके वो चलाई तो इसीलिए थी कि याद हो जाए। लेकिन फिर वही गैप पड़ गया तो अब दोबारा थोड़ी ना चलानी है उनको। अब तो हो गया बस वो स्टोरेज अपने पास में परमानेंट काम हो गया। हजारों लोग लाभ ले रहे हैं, हजारों लोग, क्या बोलो, सुविधा होगी ना, ऐसी सुविधा हो गई, हजारों लोग लाभ ले रहे। 7-8 हजार लोग रोजाना, मैं अभी सुबह उठा दूसरे दिन सुबह तब तक 7-8 हजार लोग लाभ ले चुके होंगे। इतने लोग लाभ लेते हैं। तो ये व्यवस्थित हो, लेकिन काम व्यवस्थित हो तो काम चलेगा। वो सब ऐसे लिखते क्योंकि हाँ सब देखो वर्ड टू वर्ड आ गए हैं, इतना लाभ हो गया है। अभी वो आते हैं नीचे कैप्शन आते हैं, तो जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए कितना जबरदस्त काम हो गया है। ये सब व्यवस्थित हो गया है। मतलब बोलना भी आ रहा है, गुरुदेव की सीढ़ी, हाँ बोलना भी आ रहा है, लिखा हुआ भी आ रहा है, पढ़ भी सकते हो, और वर्ड टू वर्ड किताबें भी आपके सामने आ गई है। सामने देखो, यहाँ देखो, सुनो, और क्या चाहिए आपको। इतनी सुंदर व्यवस्था हो गई है। अब तो स्वयं को करना है। हाँ ये सब अनंत भाई आदि के सहयोग से हुई है, अनंत भाई सेठ वगैरह के। देखो खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ क्या कह रहे हैं, सुनो, वृद्धिंगत भावना की बात कर रहे हैं। ये विरक्तो राज्य मन्यच्च न तृणायाप्य मन्यत हस्तस्थेप्यमृते को वा तिक्त सेवा परायण है। फिर संसार के विषयों से विरक्त राजा, ये विरक्त हो गए हैं संसार से। तो ऐसा माहौल बन जाता है पंचकल्याण में। परसों देखा हमने, 2 दिन पहले 3 दिन पहले, जब वो दीक्षा कल्याण का प्रसंग बनता है और वो पालकी लेकर के जब वो रवाना होते हैं, तो एक ऐसा माहौल बन जाता है जैसे सब सारा माहौल पूरा का पूरा पांडाल ऐसा वैराग्य में हो गया हो। क्या ऐसा, और वो भजन भी जो उस समय जो चलते हैं ना, वो इसी तरह के चलते हैं। संसार लगने लगा असार, निज गायक की सुधि आई। और वो बहुत ऐसी धुन चलती रहती है, और ऐसे ऐसा लगता है जैसे वो विदाई होती है ना, जैसे बेटी की विदाई हो रही है, डोली उठ करके जा रही हो, ऐसा लगता है। संसार लगने लगा असार, निज गायक की सुधि आई। ऐसा लगने लगा है इनको, अब असार लगने लगा है। फिर संसार के विषयों से विरक्त राजा जीवेंद्र कुमार ने अपने राज्य को और सब पदार्थों को तृण के समान भी नहीं समझा। तृणवत ये शांति जिन तृण सम तजी, दादा 24 तीर्थंकर वंदना में शांतिनाथ भगवान ने तृण सम तजी, तिनके के समान 6 खंड की विभूति को त्याग दिया। और यहाँ वादीप सिंह आचार्य देव कह रहे हैं तिनके के समान भी नहीं गिनते, तिनका भी काम आ जाएगा। तिनके के समान भी नहीं गिनते संपत्ति को, सारे राज्य को, संपदा को, वैभव को तृण समान भी नहीं समझा। नीति कह रहे हैं निश्चय से हाथ में रखे हुए अमृत के होने पर भी कौन बुद्धिमान पुरुष कड़वी वस्तु के सेवन करने में तत्पर होगा? कोई भी नहीं, कोई महामूर्ख ही होगा। क्या उसकी बुद्धि फुर गई होगी, उसकी होनहार भली नहीं होगी, शायद उसके विनाश काल आने का प्रसंग अवसर आ गया होगा। जिसको इधर अमृत दिखाई दे रहा है, जिसको मौका मिल गया है, जिसको चांस मिल गया है, जिसको सारे अवसर, सारे निमित्त आकर के मिल गए हैं, उसके बावजूद भी वो उस अमृत का लाभ नहीं उठावे और क्या करे? क्या लिखा है इन्होंने? कड़वी वस्तु का सेवन। नहीं, मुझे तो इसी में मजा आ रहा है। तुझे इसमें मजा आ रहा है? तुझे बादाम का हलवा खिला रहे हैं और तुझे उसमें गोलगप्पे में मजा आ रहा है। बोले ये बादाम का हलवा छोड़ करके वो कल वो बतला रहे थे लहसुन की चटनी में। अब बोलो, बुद्धि दिमाग फिर जाता है। जो खाते हैं उनको तो बड़ा वो लगता है। बादाम का हलवा छोड़ करके शादी ब्याह में ये होता है, वहीं पे बढ़ती है। छोड़ दिया उन्होंने कहा हम बाद में जब समझ में आई तो ये उदाहरण दिया उन्होंने।
बाद में जब हमारे को समझ में आई तो हमने देखा हम ये बादाम का हलवा छोड़ करके और ये कचरे में लगे थे, गोलगप्पे में उलझे हुए थे, ये इन खराब चीजों के अंदर उलझे हुए थे। ये जब समझ में आ गई, तब जब तक समझ में नहीं आती है तब तक इस जीव को कुछ फील नहीं होता है कि मैं कहाँ अटका हूँ, कहाँ मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, कौन से प्रसंगों में किसकी तुलना में क्या बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कही केवल ज्ञान कल्याण के दिन वहां, मैंने कहा तेरी एक समय की पर्याय की ताकत पता है तुझे? ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान लेकर के उठे, इतनी सामर्थ्य है, तो कौन से विषयों को जानने में अपनी केवल ज्ञान पर्याय को बर्बाद कर रहा है। एक एक समय की पर्याय बर्बाद हो रही है हमारी, विषयों की तरफ दौड़ती हुई प्रति समय हमारी पर्याय बर्बाद हो रही है। स्वभाव की तरफ देख करके अतीन्द्रिय आनंद ले सकता है और विषयों की तरफ दौड़ करके खराब हो रही है, हर समय पर्याय उत्पन्न हो रही है और बर्बाद हो रही है। ये कड़वी चीज का सेवन करने में मुझे तो इसी में मजा आ रहा है, मुझे तो इसी में मजा आ रहा है। बच्चे को वो कुल्फी चटाओ ना, 6 साल भर का बच्चा, और वो नहीं लेता है, और जो पास में जो हो ना जूते पड़े हो तो जूते लेकर के मुंह में लेता है, उससे छुड़ाओ तो नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है इसी में। उसकी फीलिंग तो ये होती होगी, मजा आ रहा है इसमें। अरे तुझे मजा नहीं आ रहा, हमें पता है ये क्या चीज है, तू क्या खा रहा है। हम जो खिला रहे हैं उससे तो मुंह पीछे करता है, और ना समझी में तो ये चीज खाता है। लेकिन समझदार व्यक्ति उसे समझाते हैं, उसको हटाते हैं, उसको डांटते हैं ना, फिर जाता है और चूना खाने लगता है, फिर जाता है पत्थर खाने लगता है। 1.5 साल का बच्चा घुटनों के बल चलता है, फिर उठा करके खाने लगता है। उसको समझाते हैं ना समझदार लोग, नहीं उससे पूछो तो कहे यार ये मुझे मना करते रहते, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे जनवाणी माँ ये कह रही है कि भाई नहीं आलू नहीं खाना, नहीं ये नहीं खाना, यही मना करते रहते, मेरे को कितना अच्छा लग रहा है। अरे भाई ये तेरे को नुकसान करने वाले हैं, ये तेरा अहित करने वाले हैं, इससे तेरा भविष्य बिगड़ेगा, हमें पता है। इसलिए जनवाणी माँ मना कर रही है ये काम नहीं करना, और कहना मानना पड़ेगा। नहीं मानेगा माँ का कहना तो दुख पाएगा, और क्या होगा बोलो। देखो क्या कह रहे हैं, कड़वी वस्तु का सेवन करे कौन बुद्धिमान। टोडरमल जी के वाक्य बताओ 20 नंबर पेज के, बोलो 20 नंबर पेज पर क्या लिखा टोडरमल जी ने? यही तो लिखा, किसी कोढ़ी व्यक्ति को अमृत पान कराए और वो ना करे, किसी दरिद्री को चिंतामणि रत्न अवलोकन मात्र देवे और वो अवलोकन न करे। 2 उदाहरण दिए। फिर तीसरा कहा, इसी प्रकार संसार पीड़ित व्यक्ति को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश देवे और वो ग्रहण ना करें, तो फिर साहब तुम क्या करोगे? हम क्या कहें, उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे अभागा है। सुगम मार्ग बतला रहे हैं, सरल मार्ग बतला रहे हैं, उसके भले के लिए मार्ग बतला रहे हैं, अच्छा रास्ता बतला रहे हैं। ये आचार्य देव कह रहे हैं अमृत है हाथ में, अमृत हाथ में है, और कह रहे नहीं मैं तो कड़वी चीज ही खाऊंगा, मैं तो जहर ही पीऊंगा। तेरी होनारी खोटी का हम क्या करें बता। उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती, कोई नहीं। कौन? अब ये तो कह रहे हैं, देखो ये टोडरमल जी ने तो कहा ऐसा करता है व्यक्ति और उसके अभाग्य की महिमा नहीं कही जा सकती। वादीप सिंह आचार्य तो इस बात के लिए तैयार ही नहीं है। वादीप सिंह आचार्य तो ये कह रहे हैं कि कोई हो ही नहीं सकता ऐसा जो ऐसा करेगा, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई ऐसा हो। जब अमृत छोड़ करके कड़वी वस्तु हो ही नहीं सकता, असंभव है। आप फालतू की बातें कर रहे हो, ऐसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है, वैसा कोई नहीं मिलेगा आपको इस प्रकार का आदमी। ये कह रहे हैं यहाँ पे कड़वी वस्तु के सेवन करने में तत्पर होगा। कौन बुद्धिमान पुरुष कड़वी वस्तु के सेवन करने में तत्पर होगा? और जवाब क्या दिया? कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। बुद्धिमान लगा दिया ना, ऊपर बुद्धिमान लगा दिया। पुरुष होता है ना जो बुद्धिमान लगा दिया, सही बात है। चलिए सरल अर्थ देखिए, पूरा करें अपन बात को। संसार से उदासीन होने के कारण राजा जीवनधर कुमार राज्य को और अन्य भोग्य पदार्थों को तृण के समान तुच्छ समझने लगे। ऐसा समझने लगे ये तिनके के समान तुच्छ है ये सारे पदार्थ। ठीक ही है, क्योंकि हाथ में अमृत आ जाने पर कड़वी वस्तु के सेवन की चाह कोई भी नहीं करता है, कोई नहीं करता है। नए अच्छे वस्त्र मिल जाने के पश्चात फटे कपड़े कोई नहीं पहनता है। अच्छा नया मोबाइल हाथ में आ जाने के बाद 4 साल पुराना टूटा हुआ स्क्रैच पड़ा हुआ हैंग होता हुआ काम नहीं आते हुए उस मोबाइल को कोई नहीं चलाता है। क्या
हो सकता है आप उसे किसी को देो नहीं, काम आएगा, काम आएगा क्या, लेकिन कभी काम नहीं आएगा वो क्या, उसको कौन उपयोग लेवे, अब उसको कौन काम में लेवे। नई वस्तु के मिल जाने पर, अच्छी वस्तु के मिल जाने पर, उत्तम वस्तु के मिल जाने पर हीन वस्तु का सेवन कोई व्यक्ति नहीं करता है। ऐसा ही जगत का स्वरूप है। एक बार बदल लिए जाने पर हो सकता है कई चीजें ऐसी हो आपके पास में जो नई हो, पैक हो, लेकिन अभी पुरानी से काम चल रहा है, चलता रहे, ठीक है जब तक चल रहा है, लेकिन एक बार तुमने बदल ली ना क्या, तो फिर पुरानी को आप हाथ नहीं लगा पाओगे, फिर आप वो नई चीज को काम में लोगे। ये कह रहे हैं यहाँ, संसार से उदासीन होने के कारण राजा जीवंदर कुमार राज्य को हे समझने लगे, तुच्छ समझने लगे। कैसे होते हैं यार साध्य लोग, वो राज्य मिला है उसको, राजा है और उसको तुच्छ समझ रहा है, किसी काम का नहीं है। राज्य को और अन्य भोग्य पदार्थों को तृण के समान, तृण क्या होता है, तिनका, घास का तिनका, उसके समान तुच्छ समझने लगे। ठीक ही है, क्योंकि हाथ में अमृत आ जाने पर, अमृत हाथ में आ गया, चिंतामणि रत्न हाथ में आ गया, पारस पत्थर हाथ में आ गया। अब बताओ, पारस पत्थर आपके हाथ में आ जाने पर यदि घोषणा हुई इस तरह की कि नगर में बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रही है, नगर खाली कर दो यहाँ से, तो बोलो क्या लेकर के दौड़ोगे तुम? पारस पत्थर को लेके दौड़ेगा, सोना है, 15 किलो सोना है घर में, बोलो लेके जाएंगे? नहीं, 25 किलो है। अरे कौन ये पत्थर है ना, अरे तू छोड़ उसको, अरे गोल्ड छोड़ के जा रहे हो आप, क्या कर रहे हो? सोना, अरे पत्थर है मेरे पास पारस पत्थर है मेरे पास में। पारस पत्थर हाथ में आ जाने के बाद, और फिर पारस पत्थर जिसके हाथ में हो, वो व्यक्ति ये कहे कि नहीं थोड़ा लोहा ले चलो, मिले आगे। अब लोहे का वजन माथे पर ढोए तो तेरे जैसा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। चिंतामणि हाथ में आ जाए और उसके बाद ये कहे चिंतामणि रत्न से एक बार ये 4 लड्डू मिल जाए, और 4 लड्डू सामने आ गए। अब उन लड्डुओं को लेकर के संभाल करके बैठा, अरे तू मूर्ख, इन लड्डुओं को छोड़, जब जितने चाहेंगे उतने मिल जाएंगे, तेरे पास में चिंतामणि रत्न है, अमृत मिल गया है। कड़वी वस्तु जहर जैसा पीने की चेष्टा करे, ऐसा कोई हो नहीं सकता। अमृत आ जाने पर कड़वी वस्तु के सेवन की चाह कोई भी नहीं करता। ये क्या कहना चाह रहे हैं मास्टर साहब, ये क्या कहना चाह रहे हैं? जीवंदर कुमार के हाथ में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रूपी अमृत आ गया है। जीवंदर कुमार के हाथ में अपने स्वभाव के अवलंबन से कुछ सिद्धों के समान जाति वाला विलक्षण सुख हाथ में आ गया है। उस सुख के हाथ में आ जाने पर पंचेंद्रिय विषयों का जो भोग सामग्री था और वो जो आनंद दिखता था वो कड़वा था। उस अतीन्द्रिय आनंद के सामने ये राज्य का सुख ये कड़वी वस्तु के समान है। तो कौन समझदार वस्तु व्यक्ति उसका सेवन करेगा? आत्मा के आनंद का उपभोग करेगा या कड़वी वस्तु का सेवन करेगा? वो क्यों नहीं राज्य को छोड़ देगा? आप कहते हो साहब बहुत कठिन काम है राज्य छोड़ देना, बहुत कठिन काम है घर बार छोड़ देना, बहुत कठिन काम है परिवार छोड़ देना, छोड़ोगे तो पता लगेगा। आसान काम थोड़ी नहीं है, बहुत मुश्किल है। हम ये कह रहे हैं भाई साहब मुश्किल तब है जब आपको उत्तम वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है। अंदर में उत्तम वस्तु की प्राप्ति होवे तो बाहर में छोड़ना कठिन नहीं होता है, आसान काम है छोड़ना, छोड़ना आसान काम है। देखिए कितनी सुंदर बात कह दी। तद्भव मोक्षगामी राजा जीवंदर कुमार को साक्षात मोक्ष के कारण प्राप्त हो रहे हैं। अब बोलो, एक तरफ तो मोक्ष का कारण साक्षात दिखाई दे रहा है, साक्षात प्राप्त हो रहा है, तब वे संसार के कारण राज्य आदि में मोह कैसे कर सकते हैं? और तेरा यदि ये मोह दिखाई दे रहा है इसका मतलब तुझे वो पसंद नहीं आया है क्या? यदि तुझे गंदी चीज खाने में ही मजा आ रहा है इसका मतलब तुझे अच्छी चीज का स्वाद आया नहीं है। बोलो, दो चीजें हैं, एक तरफ बहुत अच्छे म्यूजियम है और दूसरी तरफ मोबाइल के अंदर गंदे सॉन्ग हैं।
तो बोलो अब दोनों में से तू जिसकी तरफ दौड़ रहा है उससे पता लग रहा है कि तुझे वो चीज अच्छी पसंद आई नहीं है। आपके पास में 1 घंटे का टाइम मिला, बोलो आप मंदिर में आए हो, 1 घंटे का टाइम है, आप कुछ भी जो चाहो तो कर लो। अब एक व्यक्ति ने तो ऐसा किया, 1 घंटे का टाइम मिला है मुझे, 1 घंटे के अंदर मैं फटाफट मंदिर के अंदर देख लूँ यार यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कितने अच्छे अच्छे वाक्य हैं, कॉपी लेकर के उसको उतार लिया, नोट कर लिया, देख लिया, अच्छी अच्छी फोटो खींच ली। अपन एक होता है ना कभी ऐसे कहीं जाओ, आप टूरिस्ट प्लेस पे जाओ कहीं, तो वहाँ से बस से उतारते हैं, वो कहते हैं घुमाने, भाई देख लो 1 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास में, तो क्या करता है व्यक्ति ऐसे समय में, क्या करेगा बोलो। आप लंदन गए, पेरिस गए, किसी जगह पर घूमने के लिए आपको ले गए, शिमला गए, किसी भी जगह पर, तो वो टूर कराने के लिए बस ले गई आपको। जयपुर टूर के लिए जाओ, कभी कभी गए हो जयपुर टूर पे? नहीं, जयपुर का अपना है। जयपुर टूर नहीं लिया आपने कभी? यहाँ से चलती बस चलती है, डबल डेकर, और जयपुर टूर के लिए चलती है पूरी, वो आपको पूरा ले जाती है पूरे एक एक जगह पर पूरा। आपने कभी जयपुर नहीं देखा हो तो कभी जयपुर टूर लो बस पर, उदयपुर जाओ, कभी जोधपुर जाओ, कहीं बाहर जाते हैं ना ऐसे, तो वो टूर के लिए बस ली मान लो, तो वो कहता है भाई साहब 15 मिनट का टाइम है आपके पास में, यहाँ 15 मिनट बाद में दोबारा बस में आ जाना। तो आप 15 मिनट में क्या करते हो? जो महत्वपूर्ण काम है वो करता है ना। अब कोई व्यक्ति, और 15 मिनट का टाइम मिला है मेरे को, मैं तो बैठ करके मोबाइल में थोड़ी गेम खेल लेता हूँ, भूले के 15 मिनट का जो टाइम मिला है, इसका मतलब ये है कि तुझे देखने में रस नहीं है। इसका मतलब ये है तू जिस चीज के लिए आया है उसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। तुझे यदि इन दोनों चीजों में उसकी वैल्यू समझ में आ जाए तो तू ये काम करता हुआ दिखाई नहीं दे सकता है जो तू काम वर्तमान में कर रहा है। ये कह रहे हैं यदि तुझे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ गया है, तेरे कदम मोक्ष की तरफ यदि बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर तू विषयों के अंदर रचा पचा हुआ दिखाई नहीं दे सकता है। राज्य पर अरे दो काम हुए एक साथ, विषय भोग भी चलते रहे और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भी चलता रहे, ये 2 काम एक साथ नहीं होते भाई साहब, दोनों काम एक साथ नहीं होते। जीवनधर कुमार को क्या मिल गया है? मोक्ष मार्ग मिल गया है, मोक्ष के कारण वो सहायक सामग्री मिल गई है। तो अब संसार के कारण, जिसे मोक्ष के कारण मिल गए हो, उसे संसार के कारण राज्य आदि में मोह कैसे हो सकता है? उनका मोह टूट ही जाता है। जीवनधर कुमार का मोह टूटता सा दिखाई दे रहा है, टूट चुका है। अभी ये आगे बतलाएंगे कितना टूटा है और क्या हुआ है, इसकी चर्चा अपन कल यथा समय करेंगे। लेकिन ये नीतिकार जो बातें सिखाते हैं ये सच में सीखने योग्य है अपने जीवन को परिष्कृत और निर्मल करने के लिए। हाँ, कल तो छेड़ा लेंगे सब, कल छेड़ा लेंगे।